एनर्जी डिस्कस किया था और अब इस यहाँ पे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी से। तो किसी को पता है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? एनीवन? व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? एनीवन? देखो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी को हम कैसे समझेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि जब जैसे एग्जांपल हम लेकर चलेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड का, जैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, तो जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या होता है? आयोनाइजेशन हो जाती है सॉल्ट की। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो आयोनाइज हो जाएगा। किसमें आयोनाइज हो जाएगा? सोडियम केटायन में और क्लोरीन एनायन में। जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, आयोनाइजेशन के बाद हमारे पास क्या होता है? जो हमारा सोडियम आयन है उसके सराउंडिंग में जो आपका केटायन है उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर हो जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, या हम क्या कह सकते हैं कि इसमें चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब चार्ज सेपरेशन से हमारा क्या मतलब है? that oxygen is more electronegative as compared to hydrogen। तो इसमें हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे कैटायन की सराउंडिंग्स में गैदर करेंगे उस टाइम पर, क्योंकि सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल में से जहां पर नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन होगी सोडियम केटायन की सराउंडिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या होगा? सोडियम केटायन की तरफ अट्रैक्ट। तो इस तरह से धीरे-धीरे क्या होगा? हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सोडियम केटायन की तरह सोडियम केटायन की सराउंडिंग्स में इस तरह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये क्या हुई? ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, क्यों है? क्योंकि उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर लिया। इसकी वजह से हर एक हाइड्रोजन एटम में क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फिर से क्या करेगा? जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से ये क्या करेगा? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी फर्स्ट लेयर बनी थी सोडियम केटायन की सराउंडिंग में, उस फर्स्ट लेयर की सराउंडिंग में भी क्या हो जाएंगे? अब सेकंड लेयर बन जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, कुछ इस तरह से। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। किसकी हाइड्रेशन होगी? हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी आयन की सराउंडिंग्स में जब वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर आयन की हाइड्रेशन हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ किसकी हाइड्रेशन हो रही है? सोडियम आयन की, ठीक है। तो हाइड्रेशन में क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच नहीं होते, कोई फिक्स नंबर नहीं है। फर्स्ट लेयर भी बन सकती है, उसके आगे सेकंड लेयर भी बनती है, फिर थर्ड लेयर भी बनती है। और इसी तरह आपको पता है वी आल्सो हैव क्लोराइड आयन, है ना। क्लोराइड आयन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पार्शियल। इसके ऊपर चार्ज होता है, क्लोराइड अनायन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी सराउंडिंग्स में, बट उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से होगी, है ना। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन्स जो होंगे वो क्लोराइड आयन की सराउंडिंग में आएंगे। तो बस इसमें भी क्या होगा आपके पास? इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट लेयर बना लेंगे, किसकी सराउंडिंग में? क्लोराइड आयन की सराउंडिंग में, और फिर इसकी सराउंडिंग में आगे सेकंड लेयर बन जाएगी। तो ये होती है हमारे पास हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन? जब एक सॉल्ट, जब एक हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होता है इसकी आयोनाइजेशन होती है, मतलब उसके आयन सेपरेट हो जाते हैं, और जैसे ही उसके आयन सेपरेट होते हैं हर आयन की सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर गैदर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अब देखो हाइड्रेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था और ऑक्सीजन पे क्या था? पार्शियल नेगेटिव
में अट्रैक्शन होगी, और जब भी सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, उससे सिस्टम में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। अगर रिपल्सिव फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सिस्टम अनस्टेबल होता जा रहा है। पर जैसे ही हमारे पास सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती है तो उस टाइम पे सिस्टम स्टेबल होता जाता है। एंड दिस स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है, स्टेबिलिटी इस वजह से आती है बिकॉज देयर इज समहाउ लॉस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के टैंक की सराउंडिंग में गैदर करते हैं और जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोराइड आयन की सराउंडिंग्स में गैदर करते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगी मतलब क्या है, जैसे ही सोडियम क्लोराइड आयोनाइज करेगा वाटर में, उसके आयंस बनेंगे, इनकी सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो साथ में यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन के टाइम पर जो एनर्जी सिस्टम रिलीज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, देखो दो टर्म्स हमने समझा, एक हाइड्रेशन दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों टर्म्स सबको क्लियर हो गए एवरीवन? नितिका, राहुल, क्लियर है? यस मैम। ओके, अंकित आपको क्लियर हुआ? यस मैम। Okay. So write down, like I told you before also, statements are also important for your exam. तो पहले हम लिखेंगे कि हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो लिखो, when 1 mole of ionic compound, when 1 mole of ionic substance या compound is dissolved in water, when 1 mole of ionic compound is dissolved in water, then some water molecules, then some water molecules are gathered around the ions। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस is known as hydration। ठीक है, दिस प्रोसेस इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट, during hydration some amount of energy is released। during hydration some amount of energy is released, called as hydration energy। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। नोट कर लिया सबने एवरीवन? Has everyone noted the statements? यस मैम। यस मैम। Now next, write down factors affecting hydration energy। अब जैसे आपने पहले क्या किया था, हमने पहले समझा था लैटिस एनर्जी होती क्या है, और फिर उसके बाद डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। Similarly, we have studied about hydration energy and now we have to study factors affecting hydration energy। Okay, so write down factors affecting
hydration energy. Factors affecting hydration energy. ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करते हैं? बहुत आसान है, जैसे आपने लैटिस एनर्जी के दो फैक्टर्स किए थे, बिल्कुल वैसे सेम फैक्टर्स हैं. जैसे लैटिस एनर्जी वाज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, राइट, एंड इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी का होगा. तो राइट डाउन हाइड्रेशन एनर्जी. Hydration energy is proportional to charge and inversely proportional to size. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर फाइंड करते हैं. अगर हमारे पास ये तीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताओ लैटिस एनर्जी, सॉरी यहाँ पे बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, किसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? In which case hydration energy will be maximum? एल्यूमिनियम वाले केस में. एल्यूमिनियम. सी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो जब चार्ज ज्यादा होगा तो साइज देखने की जरूरत नहीं है. अगर पहली फैक्टर जो आप चेक करोगे दैट विल बी चार्ज. अब जैसे आयरन पे चार्ज +3 है, इसमें एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 है. जहां चार्ज +3 है और दूसरी साइड पे चार्ज +2 है, तो हाइड्रेशन एनर्जी +3 वाले केस की हमेशा ज्यादा ही होगी. ठीक है, अब जब जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होगा, 2+ की सबसे कम हो जाएगी. रहा हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आयरन प्लस की ज्यादा होगी या एल्यूमिनियम +3 की ज्यादा होगी. तो हियर वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ साइज फैक्टर. तो साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा आयरन से, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज जो 3D सीरीज है उसके बाद स्टार्ट होता है एल्यूमिनियम, है ना. तो मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की. सिमिलरली इफ यू कंपेयर सोडियम, मैग्नीशियम, ये तो आसान है, इसका साथ के साथ ऑर्डर बता दो क्या आएगा. इन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हाइड्रेशन एनर्जी विल इजी करेगी. हाँ, इट विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना. तो अब देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जैसे आपने लैटिस एनर्जी का ग्राफ बनाया था, याद है ना सबको, वैसे ही अगर हम इसका हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स वाई एक्सिस पे हम हाइड्रेशन एनर्जी लेके चल रहे हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, जो हमारे पास ये गिवन कंपाउंड्स है. तो ये सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम. तो आप देख रहे हो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, दिस वे, है ना, इट विल इंक्रीज. सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, और एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, और ऐसा होता भी है. अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि चार्ज और साइज के बेसिस पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, तो वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम की ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम. तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो. अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे 3D सीरीज के डाई पॉजिटिव कैटायंस की हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, ड्रॉ कर दिया सबने? यस मैम. Write down hydration energy, variation in hydration energy, variation in hydration energy of 3D series transition metal. Variation in the hydration energy of 3D series transition metal. बोर्ड विजिबल है पूरा सबको?
ओके, तो अब 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स हम कौन से लेंगे? डाई पॉजिटिव, ठीक है। डाई पॉजिटिव इधर लिख लेना, एनर्जी ऑफ डाई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव 3D सीरीज ट्रांजिशन। तो जैसे ही हमने कर्व ड्रॉ किया था अभी फॉर हाइड्रेशन एनर्जी वर्सेस मेटल, बिल्कुल वैसे साथ ही ड्रॉ करेंगे जैसे लैटिस एनर्जी का ड्रॉ किया। So you have hydration energy and here you have calcium. This way, अब यहां से जब आप इधर जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारे पास क्या हो रहा है? चार्ज फैक्टर सेम इन ऑल ऑफ द केसेस, द फैक्टर व्हिच इज चेंजिंग हियर इज साइज, है ना। एज वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पीरियड के अक्रॉस जब आप मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा? साइज डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? दैट विल इंक्रीज। तो हम ऐसा ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि साइज कम होता जा रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी शुड इंक्रीज। बट अगेन इस केस में भी बिल्कुल लैटिस एनर्जी की तरह हमारे पास कर्व कैसा बनता है? पहले तो इट इंक्रीजेस कहां तक? अप टिल वेनेडियम, और फिर जब मैंगनीज तक, फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। अगेन इट विल इंक्रीज अप टिल निकल, निकल तक फिर से इंक्रीज करेगा, और फिर जिंक तक इट विल अगेन डिक्रीज। तो आपको क्या मिलेगा? इस तरह से। तो हमारे पास पहले वेनेडियम तक इंक्रीज, मैंगनीज तक डिक्रीज, फिर से निकल तक इंक्रीज और जिंक तक डिक्रीज, ठीक है। और हमारे पास कैल्शियम का जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सेम आता है। और इसका रीजन क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? व्हाट इज द रीजन? आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, ये आपका क्या है? एक्सपेक्टेड curve for hydration energy and this is the actual curve for hydration energy. तो अगर हम actual curve की बात करें तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के केस में, मैंगनीज के केस में और जिंक के केस में सेम आता है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। जैसी वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कैल्शियम की, ये वही की वही वैल्यू दे रहे हैं आपको। और इसका रीजन क्या है? आपके पास सेम वैल्यू क्यों मिल रही है, बाकी केस में सेम वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? क्या रीजन बताया था लास्ट क्लास में? CFFC stabilization energy is 0 here. Yes, है ना। In the case this is your D0 system, ये हमारा क्या हो गया? D5 सिस्टम, और ये हमारे पास क्या है? D10 सिस्टम। सभी के सभी कैसे होंगे? लो स्पिन होंगे या हाई स्पिन होंगे? सारे एलिमेंट्स हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों होंगे? क्योंकि इनकी सराउंडिंग में लिगेंड्स कौन से प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स आए ना इनकी सराउंडिंग्स में, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स। तो जब वो प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे, दे विल बी वेरी मच, दे विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पे CFSC की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ CFSC भी 0 और यहाँ भी CFSC 0। जब CFSC रिलीजिंग ही हो रही है तो जो हाइड्रेशन एनर्जी आप एक्सपेक्ट करते हो वही हाइड्रेशन एनर्जी आएगी। बट बाकी के केस में D3 सिस्टम तक हाइड्रेशन एनर्जी पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। अगेन अप टिल D8 सिस्टम इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। ओके, नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन। शुड आई रब दिस? ड्रॉ कर लिया सबने? Yes, write down one question.
आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया सबको। C. C. बाकी C, मैम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, which of the following transition elements, है ना। तो हमारे पास ठीक है, कैल्शियम, मैंगनीज और जिंक तीनों के तीनों ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। सबके लिए CFSE की वैल्यू 0 होती है, तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, है ना। पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनमें से कौन सा है। BS. हाँ B. बी, ठीक मैंगनीज। है। सिर्फ मैंगनीज ही ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो कैल्शियम तो आप सबको पता होगा, वो हम एस ब्लॉक में रखते हैं, पर जो जिंक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ना हम डेफिनेशन करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जो या तो अपनी न्यूट्रल स्टेट में या फिर जो भी उनकी आयनिक स्टेट बनती है, इनमें से किसी में भी एटलीस्ट इनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक हमारे पास इसमें 3d10 4s2 होता है, इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और या फिर जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है जो कि जिंक 2+ है, इसमें ये 3d10 सिस्टम 4s0। तो ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इस वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। बट क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी मिलती है एज कंपेयर व्हेन यू आर कंपेयरिंग देम विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इस वजह से हम उनको साथ में पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। अदरवाइज क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, ना ही न्यूट्रल स्टेट में, ना ही आयनिक फॉर्म में, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए आपका आंसर सिर्फ मैंगनीज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सबको। क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को, शुड आई रब इट। तो ठीक है, ये हमारे पास थे एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस कर लिया, उसके एप्लीकेशंस 3 पढ़े हैं। कौन सा, एक तो स्पाइनल्स, फिर लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब हमने जो स्टार्ट करना है टॉपिक, दैट इज जॉन टेलर थ्योरम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट डाउन जॉन टेलर थ्योरम। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है, डेफिनेशन करेंगे, फिर हम धीरे धीरे उस डेफिनेशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो राइट डाउन, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, any non-linear molecule in its electronically degenerate state is unstable and undergoes some sort of distortion to remove its degeneracy and lower its energy and symmetry ओके एंड सिमेट्री। अभी ना आपको इसकी डेफिनेशन शायद ऐसे लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हम स्टेप बाय स्टेप इसका मतलब समझेंगे। बट पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। यहाँ पे ना कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, जिसका मतलब सबको पता होगा। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, जो लीनियर नहीं है, जैसे कि वाटर है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल, और ये आपका लीनियर हो गया। और ये सारे कैसे हो गए, जो लीनियर नहीं है, दे आर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, जो स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं करते। जितने भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये लीनियर होंगे, नॉन लीनियर होंगे, नॉन लीनियर।
तो ये नॉन लीनियर है ना। तो बेसिकली यहाँ हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कौन से नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। तो कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर अपनी इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड जो हमें समझना है दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डीजेनरेसी का मतलब समझेंगे, ठीक है, फिर आगे आगे डेफिनेशन देखेंगे। Okay, you need to understand what is degeneracy, और हमें डिस्टॉर्शन का मतलब बताना चाहिए, ठीक है, और हमें सिमेट्री का मतलब बताना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें, जॉन टेलर थ्योरम क्या करती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ डीजेनरेट सिस्टम या व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पे अगर बात की है डीजेनरेट वर्ड की, तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो हमने बोला डीजेनरेट का मतलब होता है अगर आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। जैसे कोई अरेंजमेंट, मान लो जो हमारे पास अरेंजमेंट है सिस्टम की, वो दो तरह की है, ठीक है, ए एंड बी, और दोनों सिस्टम्स की जो अरेंजमेंट है, दोनों सिस्टम्स में जो अरेंजमेंट है वो सेम एनर्जी की है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास दो सिस्टम्स हैं जिनकी दो अरेंजमेंट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। डीजेनरेसी का मतलब होता है डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैविंग सिमिलर एनर्जी, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको ये। जैसे हम बात करते हैं, पहले एक बार लिख लो, डीजेनरेट मींस arrangements having same energy, arrangements having same energy, ठीक है। अगर दो अरेंजमेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो हम उसे बोलेंगे कि इट इज डबली डिजेनरेट। अगर तीन अरेंजमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो हम उसे बोलेंगे ट्रिपली डिजेनरेट। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। एक आपके पास लोअर एनर्जी लेवल बनता है T2G और हायर एनर्जी लेवल बनता है EG, है ना। तो दिस इज योर T2G सेट, दिस इज EG सेट। अगर मैंने यहाँ बात करती हूँ D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, तो D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास T2G सेट में एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब T2G में आपके पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ एंड DXZ, और क्या तीनों की एनर्जी सेम है। एक तो हमारे पास EG है जिसमें आपके पास क्या प्रेजेंट है, x² - y² एंड dz²। तो ये तो आपको देख के पता लग रहा है ना कि EG की सेट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू T2G सेट। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं x² - y² एंड z², इनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू xy, yz एंड zx, राइट। बट क्या xy, yz और xz की एनर्जी आपस में सेम है या डिफरेंट है, आपस में T2G में इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है या डिफरेंट, सेम है। सेम है। अगर आप किसी को ऐसे शो कर रहे हो इक्वल लेवल पे शो कर रहे हो, इनका लेवल, इसका लेवल नीचे, इसका लेवल ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, और जिसका लेवल आपने सेम ड्रॉ किया इसका मतलब क्या है, हमारे पास xy, yz और xz की एनर्जी सेम है। अगर मैं यहाँ पर CFSE कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास इसका आंसर क्या आता है, -0.4 डेल्टा, राइट। और क्या इसको हम ऐसे फिल कर सकते हैं, एक तो ये अरेंजमेंट होगी, तो दिस इज योर फर्स्ट अरेंजमेंट। सेकंड अरेंजमेंट हमारे पास कैसी हो सकती है, xy, yz, xz और यहाँ x² - y² z²। अब मैंने ये वाला जो मैंने इलेक्ट्रॉन पहले xy में फिल किया हुआ था, अब मैं उस इलेक्ट्रॉन को उठा के yz के अंदर फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या ये हुंज रूल को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। हुंज रूल क्या कहता है कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स भरते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल भरने स्टार्ट होते हैं। तो अब इनकी एनर्जी तो सेम ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि इसकी एनर्जी कम है इसकी एनर्जी ज्यादा। जब सारों की सब तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम है, तो पहले चाहे आप xy फिल करो, चाहे yz फिल करो, चाहे xz फिल करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की एनर्जी क्या आएगी, सेम। अगर आप किस सिस्टम की CFSE फाइंड करते हो तो उसका आंसर भी तो यही आएगा, -0.4 डेल नॉट, सेम एनर्जी हो गई। और थर्ड अरेंजमेंट हमारे पास कैसा हो सकता है, यहाँ हम किसकी
D1 सिस्टम की, जिसमें हमारे पास d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, एक से ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। थर्ड अरेंजमेंट हमारे पास ये हो सकती है कि हमारे पास xy yz xz में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी दोनों वेकेंट है, और इसी तरह से EG सेट भी आपका वेकेंट है। अब इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन xz जिसकी एनर्जी yz और xy जैसी ही है। तो यहाँ पर भी जब आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, -0.4 डेल नॉट, राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये फर्स्ट अरेंजमेंट था, अब ये अरेंजमेंट डिफरेंट है ना, ये अरेंजमेंट में xy में इलेक्ट्रॉन था और इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन yz में था, तो दोनों में डिफरेंस है पर दोनों की एनर्जी सेम है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड अरेंजमेंट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन xz में प्रेजेंट है, इस वजह से अरेंजमेंट डिफरेंट है बट इसकी एनर्जी अभी भी सेम ही आएगी। तो जब हमारे पास हमने क्या लिखा, व्हाट इज डीजेनरेट सिस्टम या व्हाट इज डीजेनरेसी व्हेन द अरेंजमेंट्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैविंग सेम एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम डीजेनरेट है। तो अभी ये सिस्टम कैसा है, डीजेनरेट। और कितने अरेंजमेंट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ऐसे 3 अरेंजमेंट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, नाउ दिस सिस्टम इज ट्रिपली डीजेनरेट। ओके, वी से दैट द सिस्टम इज ट्रिपली डीजेनरेट। यहां तक समझ आया सबको? यस मैम। नेक्स्ट हमें देखना है कि डबली डीजेनरेट कैसे हो सकता है सिस्टम। जैसे अब हमने पहले क्या किया, T2G फिल किया ना, अगर मैं EG सिस्टम की बात करूं, लेट्स सपोज हम D4 हाई स्पिन सिस्टम की बात करें, तो D4 हाई स्पिन सिस्टम कैसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हो आप, नीचे T2G ऑर्बिटल्स देन EG सेट। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक तो फिल करना ही है, तो दिस विल बी xy yz zx। अब जो आपका नेक्स्ट फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप उसको x² - y² में फिल कर दो या उसको z² में फिल कर दो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि दोनों सेट्स की, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमारे पास सेम है। तो दिस इज x² - y² एंड दिस इज z², और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी अगर आप CFSE कैलकुलेट करोगे दोनों केस में सेम आएगी। इस केस में आपके पास CFSE कितना हो जाएगा, +0. दिस विल बी -0.6 डेल नॉट, और यहाँ पे भी -0.6 डेल नॉट। तो दो अरेंजमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एक अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन x² - y² में है, दूसरे अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, z² में। तो इस वजह से अरेंजमेंट्स तो डिफरेंट है पर दोनों अरेंजमेंट्स की एनर्जी बिल्कुल सेम आ रही है हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट द सिस्टम इज डीजेनरेट। व्हाई, बिकॉज़ वी हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैविंग सिमिलर एनर्जी। बट अगर हम पूछे कि सिस्टम कितना डीजेनरेट है, डबली ट्रिपली है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दो अरेंजमेंट्स थे जिनकी एनर्जी सेम थी, इस वजह से हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इट विल बी डबली डीजेनरेट। ओके, it will be doubly degenerate। ये समझ आ गया सबको? Clear everyone? Now there is a word which is known as non-degenerate। तो अब हमें non-degenerate का मतलब भी समझना है, ठीक है। तो ये डीजेनरेट का मतलब था, या इसको डीजेनरेसी भी बोला जाता है। अब हमने समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय नॉन डीजेनरेट सिस्टम। नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट क्या हो जाता है, व्हेन देयर इज ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट when there is only one possible arrangement of a specific energy, ठीक है। नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, जब आप ये बोल रहे हो कि जैसे मान लो मुझे एनर्जी चाहिए 20 किलो जूल्स,
अब 20 किलो जूल्स की एनर्जी सिर्फ एक ही अरेंजमेंट से मिल सकती है, उसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट ट्राई कर लो, या तो आपको एनर्जी 20 से कम मिलेगी या फिर एनर्जी 20 से ज्यादा मिलेगी, पर 20 किलो जूल्स की एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन डिजेनरेट। जैसे यहाँ पिछली एग्जांपल्स में आपने देखा -0.4 डेल नॉट वैल्यू हमें मिल रही थी, CFSE एनर्जी की वैल्यू -0.4 डेल नॉट 3 केस में मिल रही थी, है ना। D1 के 3 केस बन रहे थे, 3 अरेंजमेंट ऐसी थी जिसमें आपको सेम एनर्जी मिल रहा था, पर यहाँ क्या है, एक स्पेसिफिक एनर्जी अटेन करने के लिए सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कि दे विल बी नॉन डिजेनरेट सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम D3 सिस्टम की बात करें, D3 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, इस केस में आपके पास क्या होगा, D3 means we have to fill all the electrons, all the orbitals have filled, T2G सेट है 1 2 3। अब क्या T2G में कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ, अरेंजमेंट और पॉसिबल है या नहीं वो हम देखते हैं। पहले इसकी एनर्जी देखो, CFSE की वैल्यू -1.2 डेल नॉट है, तो अगर मैं इसके अलावा कोई भी रैंडमली कोई भी और अरेंजमेंट लेके चलूं, चाहे वो गलत ही है, इस तरह से आप कभी फिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, D3 सिस्टम को, जब तक हमारे ऑर्बिटल्स सारे के सारे सेम एनर्जी वाले हाफ फिल नहीं होते हैं, तब तक आप पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। यही कहते हैं ना Coulomb's रूल। तो ऐसे तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अगर मैं इस अरेंजमेंट को लेकर चलूं, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो आएगी -1.2 डेल नॉट, बट ये अरेंजमेंट कैसा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमारे पास क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, देयर इज वायलेशन ऑफ Coulomb's रूल। ओके, तो ये अरेंजमेंट आप नहीं कंसीडर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें Coulomb's रूल वायलेट हो रहा है। तो Coulomb's रूल जहां जहां आपको पॉसिबल, क्योंकि अगर आप D2 सिस्टम की बात करो तो वहां पे Coulomb's रूल वायलेट नहीं होता, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम ही है। पर जब आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो पहले रूल है कि आपको सबको हाफ फिल ही करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी। तो D3 का सिर्फ और सिर्फ यही एक दिस इज ओनली द पॉसिबल सिस्टम ऑफ D3 जिसमें एनर्जी हमारे पास -1.2 डेल नॉट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, सो द सिस्टम विल बी नॉन डिजेनरेट। सिस्टम कैसा हो जाएगा, इट विल बी नॉन डिजेनरेट। ओके, तो अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है ना हमारे पास, काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे हमें एक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि D1 हाई स्पिन, D2 लो स्पिन, D3 हाई स्पिन, बहुत सारे सिस्टम, जैसे D1 से लेके D10 हाई स्पिन है, D1 से लेके D10 लो स्पिन है। और अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम नॉन डिजेनरेट है इनमें से। जैसे आपने देखा D3 की बात करूं तो वो नॉन डिजेनरेट था, D2 जो हमारा D1 था वो डिजेनरेट था, कैसा था, ट्रिपली डिजेनरेट था। D4 की बात करें तो दैट वाज डबली डिजेनरेट। तो यू शुड नो कि अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वो किस तरह से उसकी डिजेनरेसी कैसी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास टोटल 20 सिस्टम हो गए, 1 से 10 हाई स्पिन, 1 से 10 लो स्पिन। तो इनको आपने कैसे याद रखना है, इसके आपके पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है, आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय symmetrically filled and unsymmetrically filled. Symmetrically filled and unsymmetrically filled. देखते हैं सिमेट्रिकली फिल्ड और अनसिमेट्रिकली फिल्ड का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अभी हमने ड्रॉ किया D3 सिस्टम, ठीक है। D3 सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे दो सेट है ऑर्बिटल्स के, T2G और EG सेट। D3 सिस्टम में क्या होगा, अगर हमारे पास T2G की एनर्जी सेम है ना, इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, x y y z z x, हमारे पास 1 2 3 यू हैव 3 ऑर्बिटल्स और तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर 3 ऑर्बिटल्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी सेम थी, तो तीनों में ही आपने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो सिस्टम कैसा हुआ, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि 3 बॉक्सेस थे, तीनों बॉक्सेस में एक एक बॉल डालो, तो वो सिमेट्री हो गई ना। और ऐसा तो नहीं है कि 3 बॉक्स थे, एक में तीनों बॉल्स प्रेजेंट है बाकी 2 खाली थे, तो वो अनसिमेट्रिक हो जाएगा।
Similarly, you have T3 orbitals of equal energy and each orbital is having one single electron. तो सिस्टम सिमेट्रिक होगा. और अगर Eg को देखें, दो ऑर्बिटल्स है, दोनों के दोनों ही खाली है. ऐसा नहीं किसी एक में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये सिस्टम कैसा होगा? ये सिमेट्रिक है. ठीक है. आपको T2G और Eg को आपस में कंपेयर नहीं करना. ठीक है. T2G को सेपरेट लेके चलो, Eg को सेपरेट लेके चलो. तो सेपरेटली अगर मैं T2G सिस्टम की बात करूं तो उसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिमेट्रिक है. पर अगर मैं यहाँ बात करती हूँ D1 सिस्टम की, तो D1 सिस्टम हमारे पास कैसा हो जाता है? D1 सिस्टम में T2G है और Eg सेट है. T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन, XY में इलेक्ट्रॉन है, पर इसमें YZ और ZX कैसे हैं? वेकेंट. तो ये सिस्टम हमारा कैसा हो गया? We will say that three orbitals are present of equal energy, but there is electron present only in one orbital, है ना? तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम कैसा है? Unsymmetrically filled. Similarly, if I talk about D5 high spin, D5 high spin सिस्टम बताओ कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक? Unsymmetric. सिमेट्रिक है क्योंकि T2G भी अलग से सिमेट्रिक और Eg भी अलग से, देखो ये भी सिमेट्रिक. D6 लो स्पिन बताओ कैसा हो जाएगा? D6 लो स्पिन Symmetric मैम ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि ऊपर वाला अगर एक खाली है तो दूसरा भी खाली है. नीचे वाले की अगर हम बात करें तो तीन ऑर्बिटल्स थे, तीनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन सब में है, तो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक, है ना? ऐसे ही इफ आई टॉक अबाउट D7 लो स्पिन, D7 लो स्पिन बताओ सिमेट्रिक होगा या अनसिमेट्रिक? लो स्पिन ऐसे बनाओगे, देखो अभी सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक? Unsymmetric मैम. अनसिमेट्रिक है ना? व्हाई? बिकॉज़ हियर ओके T2G तो सिमेट्रिक है क्योंकि तीन ऑर्बिटल्स है, तीनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स है. पर अगर मैं Eg को चेक करूं तो Eg में दो ऑर्बिटल्स हैं, सिर्फ एक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. तो ये ऐसा सिस्टम हमारे पास कैसा हो जाता है? ये अनसिमेट्रिक है. अब इस ट्रिक को समझ के हमने क्या याद रखना है? ये जो इस कॉन्सेप्ट को समझ के ट्रिक हमारे पास क्या बनेगी वो लिख लो. ये रब कर दो, सबने नोट कर लिया? Write down. This is a trick, okay? A system will be non-degenerate if both T2G and Eg set is symmetrically filled. ठीक है? अगर T2G और Eg दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तब हमारे पास सिस्टम कैसा होगा? इट विल बी नॉन डिजेनरेट. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट. A system will be triply degenerate if the T2G set is unsymmetrically filled. Next, if the Eg set is unsymmetrically filled. ठीक है? तो नॉन डिजेनरेट कब होगा? जब T2G और Eg दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिकली फिल्ड और
ट्रिपली डिजेनरेट कब होगा? जब T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, और डबली डिजेनरेट कब होगा? जब आपका EG सेट कैसा है? अनसिमेट्रिकली फिल्ड। ओके, has everyone noted? नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो मैं आपको कुछ सिस्टम देती हूँ, आपने बस बताना है कि वो डबली डिजेनरेट होगा या ट्रिपली या नॉन डिजेनरेट। ठीक है, ये सारे सिस्टम बताओ कैसे होंगे। Whether they will be non-degenerate, whether they will be doubly or triply degenerate. मैम D4 ट्रिपली डिजेनरेट है। D4 और low spin is, यस मैम D4 लो स्पिन। हाँ, it is triply degenerate, D5 नॉन डिजेनरेट। हाँ, मैम D6 ट्रिपली डिजेनरेट। ठीक है। D7 low spin, ट्रिपली मैम ये भी ट्रिपली डिजेनरेट। high spin है ना? 5, यस 6, मैम। ठीक है, मैम D8 नॉन डिजेनरेट। ओके, राइट। D9, मैम डबली डिजेनरेट। मैम D10 D10, नॉन नॉन मैम नॉन डिजेनरेट। मैम D2 ट्रिपली एंड मैम D4 हाई स्पिन डबली डिजेनरेट। बाकी सारे आंसर आपने सही बताए हैं, ठीक है, और बाकी सबके भी यही आंसर्स आए हैं। एवरीवन हैज सॉल्व? Same, ma'am. ओके, ठीक है। अगर अब इन 9 क्वेश्चंस में कहीं भी किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप पहले पूछ लो, नहीं तो फिर आगे समझने में मुश्किल आएगी टॉपिक को।
किसी को भी अगर कोई एग्जांपल नहीं समझ आई है, जिसकी सॉल्व नहीं हुई है, आप पूछ लो। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब आपको पता लग गया कि डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है। डीजेनरेसी मतलब जब ऐसे हमारे पास एक से ज्यादा अरेंजमेंट हो जिनकी एनर्जी सेम है। तो अब देखो, हम दोबारा से डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके आगे मतलब समझेंगे। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा था कि कोई भी अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और वो किसमें प्रेजेंट है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन इट्स इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट का मतलब क्या, डीजेनरेसी तो कुछ भी हो सकती है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सॉरी 3 बॉक्स है, तीनों में एक एक बॉल प्रेजेंट है, तो वो 3 अरेंजमेंट डीजेनरेट है, उसकी भी तो डीजेनरेसी 3 है ना। पर जब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट। तो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट सिस्टम हमने देखा कि 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो डबली डीजेनरेट होगा, है ना, या फिर वो क्या होगा, इट विल बी ट्रिपली डीजेनरेट। और इसका मतलब हमारे पास क्या है कि या तो हमारे पास कोई नॉन लीनियर, हम किसको रेफर कर रहे हैं, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर अपनी डीजेनरेट स्टेट में है, जिसका मतलब या तो डबली या ट्रिपली, व्हिच मींस कि या तो उसका Eg ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है या उसका T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट क्या करेगा, इट इज अनस्टेबल, है ना, ये लिखा ना हमने कि वो अनस्टेबल होता है। तो वो स्टेबल कैसे होता है, इट विल ट्राई टू रिमूव इट्स डीजेनरेसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से इसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाए। और डीजेनरेसी कैसे, डीजेनरेसी खत्म होने का मतलब क्या है कि सिस्टम हमारा अनसिमेट्रिकली फिल्ड ना रहे, और उसको करने के लिए क्या करता है, डिस्टॉर्शन करता है। ठीक है, जैसे इट विल ट्राई टू रिमूव इट्स डीजेनरेसी। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अब नॉन डीजेनरेट बनना चाहता है। पहले कैसा था सिस्टम, इट वाज डीजेनरेट, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट मींस या तो वो डबली या ट्रिपली डीजेनरेट था, दैट मींस Eg या T2G सिस्टम अनसिमेट्रिकली फिल्ड था। तो वो अनस्टेबल था उस वजह से, जिस वजह से वो क्या करता है, स्टेबल होने की कोशिश। और वो स्टेबल कैसे होगा, अपनी डीजेनरेसी को खत्म करके। डीजेनरेसी खत्म करने का मतलब वो नॉन डीजेनरेट सिस्टम से नॉन डीजेनरेट बनना चाहेगा। ठीक है, और वो कैसे कर सकता है, इट विल ट्राई टू रिमूव इट्स डीजेनरेसी, मतलब वो नॉन डीजेनरेट बनेगा। कैसे बनेगा, क्या लिखा था, इट विल अंडरगो बाय अंडरगोइंग व्हाट, some sort of distortion। अब हमें समझना है इस वर्ड का क्या मतलब है। यहाँ तक स्टेटमेंट सबको समझ आ गया, एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so now you have to understand what do we mean by this term distortion। Distortion से हमारा मतलब होता है disturbance। ठीक है, अब जैसे आपको पता है ऑक्टाहेड्रल सिस्टम कैसे होते हैं, ज्योमेट्री कैसी होती है, x, y और z एक्सिस पे बॉन्ड लेंथ सेम होती है ना। जैसे अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ, यहाँ हमारे पास मेटल लिगेंड, z एक्सिस ऐसी, y एक्सिस ऐसे ही x एक्सिस। तो चाहे मैं x एक्सिस की बात कर लूं या y एक्सिस की बात कर लूं या z एक्सिस की बात कर लूं, हर या फिर इन एक्सिस की भी बात कर लूं, दिस विल बी माइनस z माइनस y माइनस x एक्सिस। तीनों एक्सिस पे जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट है, जितने भी 6 के 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड्स हैं, उन सबकी हमारे पास बॉन्ड लेंथ सेम है ना। तो इसमें क्या है, ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ आर सेम। और अगर ये सेम है तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है। बट कभी कभी क्या होता है, अब ऐसा जरूरी, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉपर की, कॉपर H2O6 2+, तो देखो सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये सिस्टम डीजेनरेट है, यस और नो। और अगर डीजेनरेट है तो इसमें डीजेनरेसी कितनी है, 2 या 3। कैसे देखोगे, पहले कॉपर देख लो
ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो उसके 2+, कॉपर 2+ का सिस्टम मतलब D9, और D9 में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा होता है, T2G पूरा फिल हो जाता है इस तरह से, है ना। तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, पर Eg में ऐसी अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो D9 सिस्टम हमारा कैसा हो गया, Eg अनसिमेट्रिकली फिल्ड, और जैसे Eg अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगा तो सिस्टम विल बिकम डबली डीजेनरेट, है ना, डबली डीजेनरेट। यहां तक समझ आया। अब डबली डीजेनरेट होने की वजह से क्या होता है, ये सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। अनस्टेबल होके ये आपको पता है कि तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल है, तो अभी क्या चाहेगा कि अगर ये तभी बनेगा अगर ये स्टेबल हो। तो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, अपनी डीजेनरेसी को रिमूव करके। डीजेनरेसी कैसे रिमूव करेगा ये, पहले तो क्या स्टेप आएगा, इट विल रिमूव इट्स डीजेनरेसी। अब इस डीजेनरेसी को ये कैसे रिमूव करेगा, हमने क्या लिखा, इट विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन से हमारा मतलब क्या है, यहाँ पर कॉपर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम हम सोचते हैं। ऑक्टाहेड्रल मतलब कि सारे मेटल, मैंने बताया परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, जब सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स एग्जैक्टली सेम है। पर क्योंकि कॉपर सिस्टम ये वाला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होने की वजह से डीजेनरेट था और इस वजह से अनस्टेबल था, तो ये सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल सिस्टम होने के लिए ये क्या करता है, अपनी डीजेनरेसी को खत्म, कैसे, डिस्टॉर्शन से। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि अब ये सिस्टम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगा। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना रह के इसमें क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज है। it can undergo either tetragonal elongation और it can undergo tetragonal compression। तो अब उसका मतलब क्या है, देखो हमने क्या किया, elongation के केस में क्या होगा, ये जो आपके लिगेंड्स z एक्सिस पे प्रेजेंट है इनकी बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू x एंड y एक्सिस बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है। इसमें क्या हुई, डिस्टॉर्शन हुई है ना, पहले क्या था परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, अब किसी ना किसी डिस्टरबेंस या डिस्टॉर्शन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन मींस डिस्टरबेंस, जो आपके z एक्सिस वाले लिगेंड्स है वो लंबे हो जाएंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ्स बड़ी हो जाएंगी और x और y एक्सिस की छोटी रहेगी, तो इसे हम बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। तो सिस्टम कॉपर का परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल लगता है, हम सोचते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सिस्टम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, पर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉपर के अंदर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में सिस्टम Eg अनसिमेट्रिकली फिल्ड आता है, जिसकी वजह से ये डबली डिजेनरेट होता है, और ये डबली डिजेनरेट होने की वजह से अनस्टेबल होता है। पर ये अनस्टेबल नहीं रहना चाहता और सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी डिजेनरेसी को खत्म। वो ये कैसे कर सकता है, कोई ना कोई डिस्टॉर्शन से। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस। कैसी डिस्टर्बेंस, इस केस में स्पेसिफिकली कौन सी डिस्टर्बेंस होगी, टेट्रागोनल इलोंगेशन। मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स जो है z एक्सिस पे इलोंगेट हो जाएंगी एज कंपेयर टू x एंड y एक्सिस। तो अब हमने देखा कि टेट्रागोनल इलोंगेशन तो समझ आ गया, पर इसमें डीजेनरेसी कैसे खत्म हुई वो भी हमें समझना है। पर अच्छा, अभी यहाँ तक सबको समझ आ गया एवरीवन? यस मैम। ओके, तो अभी आगे हम डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे, उसका मतलब समझेंगे, बट पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन से 3 तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। जैसे एक तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो गया, उसके अलावा 2 होते हैं, एक तो इलोंगेशन और दूसरा कंप्रेशन, ठीक है। तो पहले हम वो देखेंगे। So write down first of all परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो मैंने आपको बता दिया, एक लिख लो टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है।
और दूसरा लिख लो टेट्रागोनल कंप्रेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इलोंगेशन, वो मैंने आपको समझा दिया। z एक्सिस पर जो लिगेंड्स है उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या लिख लो, टेट्रागोनल इलोंगेशन में मेटल लिगेंड बॉन्ड्स along z axis are elongated as compared to x and y axis। ठीक है, और टेट्रागोनल कंप्रेशन में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्ड जो z एक्सिस पे प्रेजेंट है उनकी बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलर as compared to those which are present in x and y axis. So here this is tetragonal compression. Metal ligand bonds along z axis will be shorter. ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, they will be compressed. Okay, as compared to x and y axis, as compared to x and y axis. ठीक है, अब याद रखना टेट्रागोनल इलोंगेशन कब होती है। ठीक है, टेट्रागोनल इलोंगेशन होती है जब आपका ईजी सिस्टम कैसा होता है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड। जब भी ईजी सिस्टम अनसिमेट्रिकली फिल्ड आएगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाया था कॉपर H2O6 जिसमें कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन सिस्टम में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, इट विल बी टेट्रागोनल इलोंगेशन। और अगर डिजेनरेसी खत्म करने ना, पहले सिस्टम डिजेनरेट था कॉपर का, डीनाइट सिस्टम डबली डिजेनरेट था, तो वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहता, वो कोई ना कोई डिस्टॉर्शन करता है। कौन सी डिस्टॉर्शन करेगा, इलोंगेशन, जिसकी वजह से उसकी डिजेनरेसी खत्म हो जाएगी। पर कैसे खत्म होगी वो नहीं बताया मैंने अभी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पर आपको याद क्या रखना है कि अगर हमारा डीनाइट सिस्टम बनता है, जब भी हमारा ईजी सिस्टम अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, उस केस में हमारे पास टेट्रागोनल इलोंगेशन के थ्रू सिस्टम अपनी डिजेनरेसी को खत्म करेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमारे पास टेट्रागोनल कंप्रेशन कब होगी, जब हमारा T2G सिस्टम अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, व्हेन T2G इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक यू हैव लेट्स से टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टाइटेनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, डी कौन सा सिस्टम बना, D1 सिस्टम बन गया ना। और D1 सिस्टम कैसा होता है, इट इज डबली डिजेनरेट, है ना। जब भी डबली डिजेनरेट होगा तो उस टाइम पे हमारे पास T2G सिस्टम मतलब this is your D1 system which is in which T2G is unsymmetrically filled। ठीक है, तो ये ट्रिपली डिजेनरेट होगा। उस केस में हमारे पास टेट्रागोनल कंप्रेशन के थ्रू सिस्टम क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। टेट्रागोनल कंप्रेशन करके वो क्या करता है, वाया टेट्रागोनल कंप्रेशन वो अपनी डिजेनरेसी खत्म करने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसकी डिजेनरेसी खत्म होती है, वो सिस्टम नॉन डिजेनरेट हो जाएगा और फिर वो स्टेबल हो जाएगा। पर अब हमें देखना है कि डिजेनरेसी खत्म कैसे होती है, कि हाउ कम डिस्टॉर्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, हाउ कम डिस्टॉर्शन से डिजेनरेसी खत्म कैसे होगी। इतना पॉइंट यहां तक समझ आ गया सबको, एवरीवन? अंकिता क्लियर हुआ आपको? अंजलि, राहुल? यस मैम, यस मैम, मैम।
देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे पहले कॉपर का। ये कॉपर का सिस्टम था, ठीक है। D9 सिस्टम, D9 सिस्टम में स्प्लिटिंग होगी 1 T2G, अदर सेट विल बी Eg। अब ये ऐसे फिल होगा, ठीक है। अभी सिस्टम कैसा है, Eg अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो सिस्टम इज डबली डीजेनरेट। और जब भी सिस्टम में डीजेनरेसी आएगी, ठीक है, या वो डीजेनरेट होगा, तो सिस्टम कैसा होगा, इट विल बी अनस्टेबल। और ये स्टेबल कैसे होगा, अगर ये सिस्टम नॉन डीजेनरेट हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो डबली डीजेनरेट मींस वो अनस्टेबल है। इट विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन। अब कौन सी डिस्टॉर्शन होती है इस केस में, टेट्रागोनल इलोंगेशन। अब इलोंगेशन से क्या होगा, हमारे पास z एक्सिस वाले बॉन्ड लेंथ लॉन्गर एज कंपेयर टू x एंड y एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो लिगेंड हमारे z एक्सिस पे प्रेजेंट है उनमें वो क्या हो गए, मेटल से दूर हो गए ना। तो यहाँ पे लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये आपका मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब ये आपस में दूर दूर है, तो माइनस माइनस के बीच में रिपल्शंस कम होंगी ज्यादा होंगी जब ये दूर दूर है आपस में। इस केस में जो आपका लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो दो एटम है ना, इस एटम के ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है और इस एटम के ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों बहुत पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी। जैसे ही एटम्स दूर जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिपल्शन ज्यादा देगा या कम देगा, कम देगा। कम देगा, है ना। पास होंगे माइनस माइनस तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, अगर वो दूर है तो उनमें रिपल्शन कम हो जाएगी। तो यहाँ इस केस में इलोंगेशन की वजह से क्या होता है, जो भी आपके z एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स थे, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, ऑर्बिटल्स अलोंग, किसकी ऑर्बिटल्स, मेटल के, ठीक है। ऑर्बिटल्स मेटल के ऑर्बिटल कौन से, ऑर्बिटल्स विच आर, जिसमें आपके पास z एक्सिस का कंपोनेंट था, ऐसे लिख लो, ऑर्बिटल्स जिसमें z एक्सिस का कंपोनेंट प्रेजेंट था, ठीक है। जैसे कि कौन से x z, इसमें z आता है ना d by z, और किसमें आता है z स्क्वायर में। तो एज कंपेयर, क्योंकि ये वाले जो आपके मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल ड्रॉ की ना मैंने यहाँ पे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपका z वाली किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके साथ लिगेंड की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्शंस कम होंगी। क्यों, क्योंकि z एक्सिस पे जो लिगेंड है वो दूर चले गए एज कंपेयर टू x एंड y। अब जैसे ये ऑर्बिटल है, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो मेटल के बहुत पास होगा, तो इसकी और इसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी। अब यहाँ कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, इस प्लेन में जो भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये प्लेन कौन सा है आपका, x और y प्लेन। तो जौन से ऑर्बिटल्स में x या y आएगा उनकी एनर्जी उस पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, है ना। और आपको पता है अगर किसी भी जैसे z एक्सिस पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिपल्शन कम होगी, रिपल्शंस विल बी लेस, और रिपल्शन अगर कम होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी भी कम हो जाएगी। किसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सिस्टम पहले इस तरह का था, D9 सिस्टम कैसा था हमारे पास, इस तरह से T2G और Eg से, है ना। अब वो कैसा है हमारे पास, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये तब बनता है जब आपका सिस्टम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो। पर कॉपर के केस में क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल था, वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहता ही नहीं है। It will undergo distortion, which distortion, elongation। जिस केस elongation के केस में जो z एक्सिस वाले लिगेंड्स थे वो मेटल से दूर हो जाएंगे, तो मेटल की वो ऑर्बिटल्स जिसमें z का कंपोनेंट था, जो वो ऑर्बिटल्स जो यहाँ प्रेजेंट थी इस जगह पे, they will face less repulsion as compared to those orbitals which are present in x या y plane। तो फिर आप देखो यहाँ हमारे पास क्या होता है, xy yz और zx।
YZ ZX, इसमें भी Z का कंपोनेंट है, इसमें भी Z का कंपोनेंट है। इसका मतलब आपके पास एक तो X, जो एक आपकी XZ वाला प्लेन होगा, ठीक है, और दूसरा YZ वाला प्लेन जिसमें भी Z आ रहा है, उन पे रिपल्शंस कम होंगी, वो वाले ऑर्बिटल्स मेटल के कम रिपल्शन फेस करेंगे लिगेंड के ऑर्बिटल से, तो उनकी एनर्जी एज कंपेयर टू XY ऑर्बिटल्स कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर रिपल्शन कम है, तो एनर्जी भी क्या होती है, कम। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा। तो जहां पे भी मैंने XZ देखा, YZ देखा, उसकी एनर्जी एज कंपेयर टू XY कम हो जाएगी। और इसी तरह से जो आपके पास x² माइनस y² है, ठीक है, और एक z² होता है, तो इसकी भी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी जहां z का कंपोनेंट था, z² एंड x² माइनस y²। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो आपका कॉपर का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्प्लिटिंग यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन हो जाती है। उस डिस्टॉर्शन की वजह से z एक्सिस वाले लिगेंड्स जो दूर गए थे मेटल से, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, जहां जहां z का कंपोनेंट था, और xy की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि xy वाले पास है ना मेटल के, तो दे विल फेस मोर रिपल्शन। अब यहाँ पे अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं, तो कैसे फिल करूंगी, पहले सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल करेंगे हम, है ना, तो 1 2 3 4 कौन जरूर ध्यान रखना, 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ चेक करो क्या सिस्टम डीजेनरेट है या नहीं, इसको चेक करो, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब इसमें क्या एक ही ऑर्बिटल है, तो जब ऑर्बिटल ही एक है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या खाली हो, वो तो सिमेट्रिक ही रहेगा ना, दूसरा बॉक्स ही नहीं है, दूसरी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो अब इस वजह से सिस्टम क्या हो गया, इट इज नॉन डीजेनरेट। और जैसे ही आपका सिस्टम नॉन डीजेनरेट हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसे, ये क्या हो गया, इट इज स्टेबल। यहां तक समझ आया सबको, एवरीवन? अंजलि क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंकिता आपको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. एवरीवन एल्स? अर्चना आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो वहां पे हमने जॉन टेलर में जो डेफिनेशन लिखी थी, वहां पे हमने एक वर्ड लिखा था कि जो नॉन लीनियर, अब पूरी डेफिनेशन देखो, कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ज्यादातर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, अगर वो अपनी किस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट में, जैसे कि ये डबल डीजेनरेट था, देन इट विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन, व्हिच मींस इट विल अंडरगो आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन। ये कौन सा सिस्टम है, डबली डिजेनरेट, तो ये क्या करता है, इलोंगेशन करेगा। It will undergo some sort of distortion to remove its degeneracy. इलोंगेशन करके इसने अपनी डिजेनरेसी को खत्म कर दिया, टू रिमूव इट्स डिजेनरेसी। और क्या लिखा था, टू लोअर इट्स सिमेट्री, सिमेट्री भी तो कम हो गई ना इसकी, पहले मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, जब ये इसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, इसकी सिमेट्री कम हो गई ना, तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर सिमेट्री, लोअर सिमेट्री। और अगर मैं यहाँ वर्ड लिख रही हूँ कि ये स्टेबल होता, स्टेबल का मतलब ये होता है ना, एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, लो एनर्जी, तो इट विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन टू रिमूव इट्स डिजेनरेसी, डिजेनरेसी भी खत्म हो गई, एंड पूरा मॉलिक्यूल अगर देखें तो टेट्रागोनल इलोंगेशन की वजह से उसकी सिमेट्री कम हो गई है, पर वो स्टेबल भी हो गया। स्टेबल कैसे हुआ, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अंकिता, राहुल, एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसी तरह से ना आपने क्या करना है, ये मैंने आपको सिस्टम समझाया डबली डिजेनरेट का, ऐसे ही अगर हमारे पास ट्रिपली डिजेनरेट पे क्वेश्चन आता है तो वो कैसे करना है, ठीक है? Write down, like for example, if you have this complex, ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, टाइटेनियम इज प्रेजेंट इन
+3 oxidation state, which means it is a 3D1 system. 3D1 का मतलब इसमें हमारे पास T2G सेट पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जिस वजह से ये सिस्टम आपका कैसा हो गया, इट इज ट्रिपली डीजेनरेट. जब सिस्टम में डीजेनरेसी होती है तो वो सिस्टम कैसा होता है, अनस्टेबल. ठीक है. सो अ octahedral, a non-linear molecule in its degenerate state is unstable and it will undergo some sort of distortion. अब क्योंकि सिस्टम ट्रिपली डिजेनरेट है तो ये क्या करता है, इट विल अंडरगो कंप्रेशन. ठीक है, इट विल अंडरगो कंप्रेशन, जिसकी वजह से z एक्सिस वाले लिगेंड्स पास होंगे, x और y एक्सिस वाले लिगेंड्स मेटल से दूर हो जाएंगे. तो बस उल्टा चलना है. यहाँ पे z एक्सिस वाले जो लिगेंड्स है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के बहुत पास आ गए, तो इसमें और इस पे रिपल्शन हो जाएगी. ठीक है. तो जो आपके z एक्सिस वाले ऑर्बिटल होंगे, जहां जहां z एक्सिस की जो भी ऑर्बिटल्स होगी, जैसे कि xz, yz, z2, इसमें क्योंकि अब क्या है, रिपल्शन ज्यादा है, तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी. तो जब आप इनकी स्प्लिटिंग करते हो तो कैसी होगी हमारे पास, D लाइक यू हैव फर्स्ट T2G सेट देन EG सेट, है ना. तो अभी स्प्लिट कैसे करेगा, XY, YZ, ZX, ये इस तरह से स्प्लिट करेगा, है ना. XY की एनर्जी कम जहां Z था, YZ, XZ इसकी एनर्जी ज्यादा. इसमें भी हमारे पास x² माइनस y² और ये z². अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है तो आप कहां फिल करोगे, यहाँ. पहले देखो इसमें ट्रिपली डिजेनरेट था ना, और फिर इलोंगेशन कंप्रेशन होने के बाद स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन xy में प्रेजेंट होगा और लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल सिर्फ एक ही है. जब एक ही ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, इट विल बी नॉन डिजेनरेट. ठीक है, इट विल बी नॉन डिजेनरेट, जिसकी वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल. अब ये क्लियर है सबको, एवरीवन? ठीक Yes, है. ma'am. अच्छा, आपने अब क्या क्या चीजें याद रखनी है. देखो, एक तो आपको क्या याद रखना है, डिजेनरेसी, नॉन डिजेनरेसी का मतलब क्या है. हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सिस्टम डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है. पहले आपको सिमेट्रिकली फिल्ड क्या होता है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड क्या होता है, ये सारे मतलब पता होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जैसे अगर हम बात करें, आपको याद होना चाहिए कि इलोंगेशन कब होगी और कंप्रेशन कब होगी. डिस्टॉर्शन क्या होता है, इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है. इलोंगेशन कब होगा, जब आपका जो सिस्टम है दैट इज डबली डिजेनरेट. कंप्रेशन कब होगा, जो सिस्टम ट्रिपली डिजेनरेट है. इलोंगेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग कैसी होती है वो याद रखनी है. कंप्रेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग कैसी होती है वो भी आपको याद रखनी है. हो जाएंगे. ओके. तो नेक्स्ट आप कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, आप उसमें मुझे बता दो कि अच्छा, एक और चीज आपने क्या याद रखनी है वो लिख लो क्वेश्चन करने से पहले. Write down like whenever the system is triply degenerate, तो उसमें होती है इलोंगेशन, है ना. सॉरी, उसमें होती है कंप्रेशन. और जब भी कंप्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं ये स्लाइट डिस्टॉर्शन का केस है. मतलब इस केस में डिस्टॉर्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, डिस्टर्बेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. इट इज द केस ऑफ स्लाइट डिस्टॉर्शन. ओके. या हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डायनेमिक डिस्टॉर्शन. बस इसको याद रखना. ठीक है. स्लाइट भी बोलते हो या डायनेमिक बोलते हो कंप्रेशन को. जब हमारा सिस्टम होता है डबली डिजेनरेट, उसको हम बोलते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास इलोंगेशन होगी. और जब सिस्टम में इलोंगेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन. ठीक है. और स्टैटिक डिस्टॉर्शन, ये नोट करें.
ठीक है, मतलब जब भी इनोंगेशन होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन बोलते हैं या स्टैटिक बोलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? यस मैम। लाइक आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। अगर नहीं हो रहा क्वेश्चन तो मुझे बता दो। हुआ किसी से सॉल्व? फर्स्ट वन मैम। First one, ma'am. हाँ, फर्स्ट आंसर आएगा इसका, है ना? क्यों फर्स्ट आएगा? रीजन? मैम नॉन डीजेनरेट सिस्टम है। हाँ, क्योंकि हमारे पास ये मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स है D5 लो स्पिन बनेगा हाई स्पिन। हाई स्पिन मैम। हाँ, मैंगनीज 2+ में प्रेजेंट है, D5 हाई स्पिन सिस्टम है, जिसकी वजह से आपके पास सिस्टम की इस तरह से स्प्लिटिंग होगी। तो दोनों के दोनों सेट क्या है? सिमेट्रिकली फिल्ड, जिस वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? विल बी नॉन डीजेनरेट। तो जैसे ही हमारा सिस्टम नॉन डीजेनरेट होगा उसी टाइम पे हमारे पास सिस्टम में कोई नॉन डीजेनरेट है तो वो स्टेबल ही है, उसको कोई डिस्टॉर्शन नहीं होने वाली वहां पर। तो ये कैसा रहेगा? इट विल बी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। ठीक है, इट विल बी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। ओके, नाउ आई गिव यू सम कॉम्प्लेक्सेस, यू जस्ट टेल मी कि उसमें elongation होगी, कंप्रेशन होगी या परफेक्ट। सबका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम Okay, write down the complexes.
ये देखो 4 कॉम्प्लेक्सेस करो, इसके देखो क्या आएंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका। फर्स्ट यस मैम। क्या है आंसर इसका? कंप्रेशन। हाँ, मैंगनीज 2+ है ना, तो D5 लो स्पिन सिस्टम बनेगा, और इसका मतलब ये कैसा है? डबली डिजिट, सॉरी इट इज ट्रिपली डिजिटेड। ट्रिपली का मतलब इसमें क्या होगी? इट विल बी टेट्रागोनल कंप्रेस्ड। नेक्स्ट, मैम नॉन डिजेनरेट। वनेडियम 2+ का मतलब सिस्टम क्या है? D3। D3 का मतलब T2GB और EGB दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिकली फिल्ड। तो सिस्टम कैसा हो गया? नॉन डिजेनरेट। और अगर सिस्टम नॉन डिजेनरेट है तो दैट मींस इसमें ये ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो सेकंड हमारे पास कैसा हो जाएगा? इट विल बी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, मैम क्रोमियम वाले का टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। elongation। तो दिस इज योर क्रोमियम 2+। D4 हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा? बताओ। High spin, ma'am. High spin. हाई स्पिन होगा, है ना? इट विल नॉट बी लो स्पिन, ठीक है? क्योंकि जो आपका मेटल है दैट बिलोंग्स टू 3D सीरीज, डाई पॉजिटिव है, तो अमोनिया का जितने भी इसके लिगेंड्स होंगे सबके साथ ये कैसा बनता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, है ना? और इसका मतलब आपका Eg अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगा, व्हिच मींस दैट योर सिस्टम विल बी डबली डिजेनरेट। और जैसे ही डबली डिजेनरेट हुआ तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? इट विल बी एलोंगेटेड। लास्ट, इसका आंसर क्या है? मैम लो स्पिन नॉन डिजेनरेट। हाँ, आयरन 2+ है, लो स्पिन सिस्टम है, D6 लो स्पिन सिस्टम बनेगा, तो इट विल बी नॉन डिजेनरेट, तो दैट्स व्हाई इट विल बी अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। ठीक है? ओके, सो आई होप आपने सबने आंसर्स दे दिए, तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। Splitting of d orbitals in square planar complexes. देखो, इसका ना हम करेंगे जैसे टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। टेट्रागोनल इलॉन्गेशन आप ऐसे पढ़ते ना, हमारे पास देखो पहले जो सिस्टम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल अगर था जिसमें सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ सेम थे, तो उसमें आपने स्प्लिटिंग पढ़ा कैसे होता है?
we have T2G set and we have EG set. जैसे ही हमारे पास इसमें XY, YZ, ZX, ठीक है, तो अब जैसे ये जो Z एक्सिस वाले लिगेंड्स थे वो मेटल से दूर होना स्टार्ट हुए, तुम्हारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे मेटल से दूर चले गए, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास स्प्लिटिंग कैसे हुई, जो भी Z एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी कम हो गई थी एज कंपेयर टू X एंड Y। ऐसा ही देखा था ना आपने इलोंगेशन के केस में। तो स्प्लिटिंग किस तरह से होती है इलोंगेशन के केस में, आफ्टर इलोंगेशन हमारे पास XZ, YZ की एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू XY, और Z स्क्वायर की एनर्जी कम एज कंपेयर टू X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। अब जब आप XY जो आपकी Z एक्सिस पे लिगेंड्स प्रेजेंट है उनको आप धीरे धीरे दूर लेके जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मेटल से इतने दूर चले गए कि अब हम कहेंगे कि मेटल के साथ लिगेंड्स की बॉन्डिंग ही नहीं रही, Z एक्सिस वाली लिगेंड्स, तो अब हम उनको रिमूव कर देंगे यहाँ से। हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटल के साथ सिर्फ X और Y एक्सिस वाले ही लिगेंड्स अटैच्ड है, Z पे तो कोई लिगेंड ही नहीं है। तो जब तक कोई लिगेंड ही नहीं है तो रिपल्शंस बहुत कम हो जाएंगी, या फिर हम कहेंगे रिपल्शंस होगी नहीं, रिपल्शंस नहीं होंगी तो एनर्जी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस केस में ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, दिस विल बी अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस केस में Z एक्सिस वाले लिगेंड्स इतने दूर चले गए हैं कि उनमें रिपल्शंस खत्म हो गई है, और जैसे रिपल्शंस खत्म होगी Z ऑर्बिटल्स के जो मेटल के जो Z ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी और भी ज्यादा कम होने लग जाएगी, और ज्यादा कम होगी तो उससे क्या होगा, ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स थे इसकी एनर्जी कम कर दो, और भी ज्यादा कम कर दिया आपने XZ, YZ, ठीक है, और जो हमारे पास Z स्क्वायर थी उसकी भी और कम हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास Z स्क्वायर आ जाएगा, और जो XY थे उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा है ना, XY and this will be X square minus Y square, ठीक है। तो जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें स्प्लिटिंग पैटर्न ये रहता है, जो उस साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव XZ, YZ, then Z square, then XY, then X square minus Y square। इसको आप याद कैसे रखोगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सभी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें Z का कंपोनेंट आता है उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू X एंड Y, जहां पे भी XY का कंपोनेंट आएगा उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपके पास पैटर्न होता है। जैसे अगर मैं बात करूं निकल का कॉम्प्लेक्स होता है निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये कॉम्प्लेक्स आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सॉल्व किया था, उसमें आपने आंसर बताया था कि ये स्क्वायर प्लेनर होता है ना कि टेट्राहेड्रल, ठीक है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अगर इसकी स्प्लिटिंग पूछी जाती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की तो इसकी स्प्लिटिंग का ऑर्डर ये हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कैसे होंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो बताओ कौन सा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो का मतलब क्या होता है, हाँ वो ऑर्बिटल highest occupied molecular orbital. वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। तो कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, जो ऑक्यूपाइड भी है इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो, कौन सी हो गई वो, मैम DXY। हाँ, सो दैट विल बी DXY। तो हमारे XY. पास इसका आंसर क्या आ जाएगा DXY, क्लियर। ठीक है, ऐसे ही ना आपने क्या करना है, जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग पढ़ी है वैसे ही हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल की स्प्लिटिंग भी पढ़ेंगे, ओके। तो इन केस में आपके पास आपको ट्रिक बताती हूँ मैं याद कैसे करना है आपने क्वेश्चंस को, स्प्लिटिंग आपको ना याद होनी चाहिए, ठीक है, कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन आ रहा है। ये ड्रॉ कर लिया सबने, write down splitting of d orbitals, splitting of d orbitals in
लिख लो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो टीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। देखो टीबीपी और पेंटागोनल बाइपिरामिडल का केस तो काफी सिमिलर है। इसको आप कैसे याद करोगे? डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे, वो कैसे स्प्लिट होते हैं? 3 सेट बनते हैं इस तरह से। ठीक है, जो भी एक्स जेड था, एक्स जेड वाई जेड और यहाँ जेड स्क्वायर, तो जिसमें भी जेड का आपके पास कंपोनेंट आता है, जो T2G वाले जेड है उनकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है, और Pg का जो जेड था उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। जो आपके पास एक्स और वाई के ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी हमारे पास इस तरह से होती है इकट्ठे, दे आर डिजनरेट, एक्स वाई एंड वाई जेड। ठीक है, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल की भी अब इसका एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ज्यादातर ना इसमें क्वेश्चन आता है कि एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास कैसा हो जाएगा? सबसे कम एनर्जी वाले एक्स जेड और वाई जेड, इनकी एनर्जी सेम, उसके बाद एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी हो जाएगी डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में भी सेम स्प्लिटिंग होती है, बस इसमें ना ये ऊपर की तरफ होते हैं ऑर्बिटल्स। यहाँ हमारे पास एक्स जेड वाई जेड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है, और ये हमारे पास जेड, इस तरह से होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दोनों में एनर्जी का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ओके, और जो आपके पास है स्क्वायर पिरामिडल, इसकी होती है सेम एज, राइट डाउन, सेम एज टेट्रागोनल इलोंगेशन। बस जैसे आपने इलोंगेशन के केस में स्प्लिटिंग की थी, बिल्कुल वैसी ही सेम टू सेम स्प्लिटिंग आपने इस केस में करनी है, स्क्वायर पिरामिडल के केस में। ठीक है, तो उसमें क्या था आपके पास? सबसे लोअर एनर्जी एक्स जेड वाई जेड, देन एक्स वाई, देन जेड स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये इलोंगेशन जैसी स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है ये आपको याद होनी चाहिए सारे एग्जांपल्स की। ठीक है, स्प्लिटिंग क्लियर हो गई ना आपको? ये तो बस आपने लर्न करनी है कि ऑर्डर क्या होगा स्प्लिटिंग का। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम एक क्वेरी थी हाँ मैम, जी। सेकंड वाले में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो नहीं आएगा ऊपर? पेंटागोनल बाइपिरामिडल के केस मैम यहाँ पे हमने, मैम पीछे वाले केस में, मैम सेकंड वाली लाइन में। हाँ, ये गलती से लिख दिया, इसको करेक्ट कर देना। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आएगा, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, कर लिया नोट सबने? मैम इनका ट्रेंड सेम ही होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पेंटागोनल हाँ, देखो बाइपिरामिडल। जो ऑर्डर है वो सेम ही होगा। सबसे एनर्जी कम इसकी होगी एक्स जेड वाई जेड की, फिर एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन जेड स्क्वायर। बट इसमें जो आपका ये होता है ना, दिस इज योर एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हल्का सा बेरी सेंटर से ऊपर उठा होता है। ठीक है, ये आपका सेंटर, आपको मैंने बताया था ना ऑक्टाहेड्रल में कि ये आपका बेरी सेंटर होता है। इस सेंटर से टीबीपी के केस में नीचे होती है और पेंटागोनल बाइपिरामिडल के केस में ऊपर होती है। पर इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आप पे ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आएगा आपके पास। ठीक है, और ऑर्डर फिर इस वजह से दोनों का सेम ही हो जाएगा, टीबीपी का भी और पेंटागोनल बाइपिरामिडल का भी, और स्क्वायर पिरामिडल का टेट्रागोनल इलोंगेशन के जैसे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस मैम। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है,
और फिर कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको पढ़ना है कि किस तरह से हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, व्हाई आर दे कलर्ड, ओके। कुछ कॉम्प्लेक्सेस का कलर कुछ और होता है, दूसरे कॉम्प्लेक्सेस का कलर कुछ और होता है, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने तरह की होती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में कोई डाउट था किसी को, कहीं पे कोई पॉइंट ना समझ आया हो? एनीवन? क्लियर है सबको? Yes, एवरीवन? ma'am. No doubts? Okay. So I'm ending the class, okay? And rest we'll then continue tomorrow. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अंजलि?